बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। मेरा नाम है केशव। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है कार्बन और उसके यौगिक। बच्चों, इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आइए मैं आपको उसका ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आज का बेसिक लेक्चर होगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन हमारी लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है, क्या क्या हमारी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कार्बन बॉन्डिंग कैसे करता है, कार्बन आबंध कैसे बनाता है। फिर हम आज ही पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं के बारे में। और जिसके आगे वाले आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग, क्रियात्मक समूह के बारे में। कार्बन के 2 कंपाउंड हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तभी ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला। ठीक है बच्चों, तो आइए आज शुरू करते हैं आज का बेसिक लेक्चर जो होगा कार्बन का इंट्रोडक्शन के बारे में। बच्चों, कार्बन का इंट्रोडक्शन देने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कार्बन आपकी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, यानी आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो मोस्टली कार्बन की बनी हुई हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी बुक्स, आपके कपड़े, आपके खाने वाला खाना, आपकी प्लास्टिक की कोई भी चीज़, या आपकी पेन पेंसिल, कोई भी आपका लिक्विड वगैरह, या मोस्टली जो आप खाना वाना खाते हैं वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में कार्बन का यूज़ होता है। यानी हमारी लाइफ के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कार्बन। तो आइए बच्चों समझते हैं इस कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत। कार्बन बेसिकली बच्चों हमारी जो भूपर पट्टी है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर है। तो पृथ्वी की सतह पर इसकी मात्रा, अगर हम पृथ्वी की पाए जाने वाले सारे तत्वों की मात्रा को 100% माने तो उसमें से कार्बन जो है उसकी मात्रा होती है 0.02%। देख रहे हो बच्चों कितना कम है ये। ठीक है, अब बेसिकली ये 0.02% भी जो होता है वो प्योर कार्बन तो होता नहीं है। तो कार्बन अपने रूपों में पाया जाता है। रूपों का क्या मतलब है, यानी कार्बन या तो कार्बोनेट्स के रूप में पाया जाएगा, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, या कोयले के रूप में पाया जाएगा, या पेट्रोलियम के रूप में पाया जाएगा। अकेला कार्बन नहीं पाया जाता है, पहली बात। उसके बाद अगर हम बात करें तो गैस एक और होती है बच्चों जिसका आपने नाम सुना होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है ये, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो ये वही CO2 है बच्चों जो वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। यानी इन पहली 2-3 लाइनों से हमें समझ में आया है कि कार्बन जो है हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेरे हुए है। और इसी कार्बन के अकेले के नहीं बच्चों, पूरी की पूरी जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लिए फिर रहा है। यानी एक रसायन विज्ञान का एक पूरी तरीके से भाग है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। एक तरीके से रसायन विज्ञान का पार्ट है, वो पूरा आधा भाग है, और वो आधा भाग सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर टिका हुआ है। तो ये हमारा जो कार्बन है बच्चों, ये है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये है बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों समझते हैं कार्बन में आबंधन कैसे होता है, मतलब कार्बन बॉन्डिंग कैसे बनाता है। बॉन्ड मतलब एक के साथ इस तरीके से कार्बन जुड़ता कैसे है, एक से दूसरा कार्बन, 2 से 3 कार्बन, ये जुड़ते कैसे हैं, क्या होता है इनमें जुड़ने का सीन। तो बच्चों जुड़ने का सीन ये है कि जो भी कार्बन के यौगिक होते हैं, यौगिक मतलब ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा तत्व होते हैं और वो जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे पानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक हो गया। इसी तरीके से ऐसे यौगिक जिसमें C मौजूद होगा, कार्बन मौजूद होगा, वो अधिकांश क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक का क्या मतलब है बच्चों, विद्युत के कुचालक का मतलब होता है मेरे बच्चे, यानी कि ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें, यानी अगर आप उनको 2 तारों के बीच में जोड़ दें और उनमें से विद्युत धारा का संचालन करना चाहें, विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं बच्चों, वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी कि उनके अंदर से विद्युत पास नहीं होती। आगे बात करते हैं तो कार्बन के यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में बहुत कम होता है। गलनांक और क्वथनांक का क्या मतलब है, गलनांक का मतलब होता है बच्चों गल जाना। गल जाने का क्या मतलब है, यानी एक सॉलिड का, यानी किसी भी ठोस अवस्था में उपस्थित किसी तत्व का गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में परिवर्तन हो जाने को कहते हैं बच्चों उसका गलनांक। और ऐसा जिस ताप पर होता है उस ताप को कहते हैं गलनांक। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, गलनांक। गलनांक को आप इस तरीके से समझिए कि कोई चीज़ गल गई। अब अगर कोई चीज़ गल रही है, जैसे आपने सुना होगा, कह देते हैं कि लकड़ी गल गई। लकड़ी गल गई क्या मतलब, लकड़ी एक तरीके से ठोस थी, सॉलिड थी, लेकिन जब गल गई यानी कि उसमें पानी डाला आपने, तो वो क्या हो गया, अब बिल्कुल एक तरीके से टूटने लायक स्थिति होगी, मतलब वो अंतिम स्थिति में हो जाती है, खराब होने वाली स्थिति आ जाती है। तो उसको कहते हैं बच्चों गलनांक। ठीक है, जैसे कि बर्फ़, अगर आप वो एक बर्फ़ को हीट करेंगे, बर्फ़ को अगर आप तापमान बर्फ़ का बढ़ाएंगे तो बर्फ़ क्या हो जाएगी, पानी में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि वो ठोस अवस्था से द्रवित अवस्था में आ जाएगी। तो उस वाले टेम्परेचर को कहते हैं बच्चों गलनांक। इसी तरीके से जब एक ठोस, जब हमारा द्रवित अवस्था है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बच्चों क्वथनांक। जैसे अगर पानी को हम और गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, यानी कि जलवाष्प बन जाएगा। जिस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा माना जाता है, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बच्चों क्वथनांक। क्या कहा मैंने, क्वथनांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा कि आयनिक यौगिकों की तुलना में जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। अब बहुत ज़्यादा कम होने के कारण क्या होता है, कार्बन परमाणु के मध्य आकर्षण बल प्रबल नहीं होता, यानी कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल जो है वो आयनिक यौगिकों की तुलना में उतना ज़्यादा नहीं होता। यानी कि ये लोग
से जुड़े तो होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं जुड़े होते हैं। आगे बात करें तो इसी कारण ये आयनों की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। इसी कारण जो कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उनमें क्या होता है, आयंस नहीं बनते हैं। आयंस क्या होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन, के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो क्या लिखी हुई है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब ये परमाणु क्रमांक कहाँ से आया बच्चों, जब तत्व बहुत सारे हो जाते हैं ना तो उनको हम क्या करने लगते हैं, अरेंज करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी क्लास में जब बच्चे बढ़ जाते हैं तो आपको अरेंज करने के लिए आपको टीचर्स रोल नंबर प्रोवाइड करता है कि रोल नंबर 1 2 3 इस तरीके से, और रोल नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं आपके नाम के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या जिस अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हुआ है या जो भी उनका तरीका होगा उसी अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर जो है ध्यान प्रदान किए जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों जब बहुत ज़्यादा तत्व हो जाते हैं तो हमने उनको नंबर प्रदान करे, तो उस नंबर में 6 नंबर जो मिला वो कार्बन को मिला। अब इस 6 नंबर में क्या है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस बाह्यतम कोश पर जरा ध्यान दीजिएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है बच्चे, परमाणु क्रमांक हमेशा इधर लिखा जाता है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 2,4। 2,4 कैसे, हमेशा किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आने चाहिए। इसमें मैं अगले चैप्टर में डिटेल बता दूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसके बाह्यतम कोश, यानी कि देखो ये पहला कक्षा कि दूसरा कक्षा, तो बाह्यतम कौन सा कक्षा हो गया, दूसरा। इसको ऐसे समझिए कि ये परमाणु का केंद्र हो गया, ये पहला कक्षा और ये दूसरी कक्षा। तो बाहर वाली कक्षा कौन सी होगी, ये वाली दूसरी वाली। तो बाह्यतम कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए इसके पास 2 स्थितियां हैं। उत्कृष्ट गैस का क्या मतलब है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास तब प्राप्त होगा जब इस 4 की जगह पे क्या हो जाए, 8 हो जाए, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्कृष्ट गैस बन जाती है। ठीक है, तो अपने बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं और उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त करना है तो बच्चों बेसिकली उत्कृष्ट गैस होती है यहाँ पर उत्कृष्ट। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर नियोन जो है वो 10 परमाणु क्रमांक के साथ उत्कृष्ट गैस होती है जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन को नियोन का अपना परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, या कार्बन से पहले अगर मैं बात करूँ तो हीलियम होती है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी एक उत्कृष्ट गैस होती है। उत्कृष्ट मतलब है जो क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण होता है। पूर्ण का क्या मतलब है, अगर एक कोश है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 कोश हैं तो दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कार्बन यहाँ से 2 कंडीशन होती हैं उत्कृष्ट गैस बनने की। कार्बन हो या कोई भी केमिकल तत्व, कोई भी केमिकल हो, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में वो क्या करेगा, वो अक्रिय होना चाहेगा। यानी या तो वो अगर उसके पास एक बाह्यतम कोश है तो वो उसमें चाहेगा कि मेरे में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, अगर 2 बाह्यतम कोश हैं तो चाहेगा कि दूसरे में 8 रहें। ठीक है, 3 है तो चाहेगा तीसरे में 8 रहे। तो इस तरीके से आप समझिए कार्बन चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश भी कंप्लीट रहे, यानी कि वो भी एक उत्कृष्ट गैस हो। तो ऐसा करने के लिए कार्बन के पास 2 स्थितियां संभव है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये 4 को 8 बनाए, यानी 4 से 8 जाने के लिए इसको 4 लेने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उस पर माइनस चार्ज आता है। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई आप गए बैंक और आपने बैंक से लिया लोन, तो बैंक आपको जब लोन देगा तो आप उस समय पे क्या होगा, बैंक के आप हो गए बैंक के कर्जदार, आपको कर्ज देना पड़ेगा, यानी आप हो गए उस समय पे ऋणी। समझ पा रहे हैं बात को। जब आप बैंक गए, मान लीजिए आपको मान लीजिए, चलिए बहुत एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको आईफोन अच्छा लगता है और आपको आईफोन लेना है, तो आप जाते हैं बच्चों बैंक। आप बैंक गए, आपने लिया लोन 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब आपने 2 लाख रुपए का जब लोन लिया, बैंक ने आपको 2 लाख रुपए दिए, तो जब कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है तो आप उसके क्या हो गए, ऋणी हो गए। वो आपसे उस पर ब्याज लेगा। ठीक है, एक तरीके से। तो ये यहाँ पे क्या किया, इसी तरीके से जब कार्बन अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रखे हुए हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसको किसी और से लेने पड़ेंगे। तो जब ये किसी से लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी। और ऋण को दिखाने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं माइनस का। ठीक है, आगे आइए। अब दूसरी कंडीशन, अब देखो इस कंडीशन में आपको मेरी बात समझिए कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो जो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान से समझना बच्चों इस बात को, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इनके बारे में बच्चों आप 9th में पढ़ते होंगे कि परमाणु है। एक परमाणु है, परमाणु को 3 प्रकार होते हैं। परमाणु के 3 आपने पढ़ा होगा ना डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु अविभाज्य कण। उसके बाद में पढ़ते होंगे कि परमाणु विभाज्य है, जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, यानी कि किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। मतलब जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। अगर मैं आपसे कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। तो आपने एक बात समझ भाई, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है तो 6 इसके पास ऑलरेडी थे, 4 इसने और ले लिए, तो कितने हो गए अब इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो भैया, जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी 6 थे, तो बैलेंस अच्छा बन पा रहा था। लेकिन अब इसके पास प्रोटॉन तो 6 ही बचे, क्योंकि प्रोटॉन तो इसने ग्रहण करे नहीं, इसने ग्रहण करे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अब इसके पास हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन हो गए 6। तो अब स्थिति में देखो बच्चों होगा क्या, एक 6 प्रोटॉन वाला जो हमारा नाभिक है, यानी कि एक 6 प्रोटॉन वाला तत्व, वो 10 प्रोटॉन वाले 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है भाई 2 स्थिति थी कार्बन के पास। पहली ये थी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, दूसरी थी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ले ले, मतलब या तो 4 ले ले या 4 दे दे अपने बाह्यतम कोश के। तो अब ये 4 ले तो सकता नहीं है। अब देखते हैं क्या ये दे पाएगा। तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके बाह्यतम कोश में अब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि अब इसका दूसरा जो कोश है वो खाली हो चुका होगा। तो अब इसके पास सिर्फ एक उपकोश बचेगा और एक उपकोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी अकेरिया हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। जब ये क्या होगा, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा
तो दे देगा का क्या मतलब? अब देखो एक बात बताओ, कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर आपको 6 प्रोटॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। मान लीजिए 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस अच्छा है। लेकिन अगर आपको प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब आप सोच के देखिए, एक परमाणु जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है और उसको बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप उस 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी मात्रा में आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी ताकि आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, खींच के बाहर निकाल सकें। इसके बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे बच्चों, केमिस्ट्री में ही, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि 6 में से 4 निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है, मोस्टली संभव नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को भी छोड़ देते हैं। अब भैया कार्बन के पास 2 स्थिति थी, या तो 4 ले ले या 4 दे दे। अब 4 ले भी नहीं सकता, 4 दे भी नहीं सकता, इसके पास आ गई बहुत बड़ी समस्या। तो इस समस्या के समाधान के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन जाता है अन्य परमाणुओं के पास। जैसे अगर आपने एक कहावत सुनी होगी बच्चों मेरे, आपने सुना होगा साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, मतलब आपको अगर आपकी ज़िंदगी में जब समस्याएं हो जाती हैं तो आपको जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक समय के बाद हम या आप कोई भी हो शादी वगैरह करते हैं तो क्या होता है, आपको जीवन में भी एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, पार्टनर की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, चाहे वो आप जब बच्चे हैं तो आपकी फैमिली, आपके फादर मदर का सपोर्ट, आपके भाई का, आपकी बहन का सपोर्ट, स्कूल में आपके दोस्तों का सपोर्ट, ठीक है, आपके टीचर्स का सपोर्ट, बड़े हो जाएंगे तो आपकी बिल्कुल जीवन साथी का सपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि आप बेसिकली एक बंदे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन भी क्या करेगा, किसी और परमाणु के पास जाएगा और उससे सहायता लेगा। सहायता क्या लेगा, उससे कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी मतलब कुछ तुम लो कुछ हम लेते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए 50-50% प्रॉफिट के साथ बिजनेस डाल दिया दोनों साहब ने, यानी कि आप आधा ले लीजिए, आधा हमें दे दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड मतलब आबंध बनाता है। बॉन्ड क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन शेयर को दिखाने के लिए हम कहते हैं कि भाई इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, जैसे मान लो ये एक कार्बन है और ये कोई दूसरा आइटम है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये किसी और आइटम का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आपस में एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इस बॉन्ड को कहते हैं बच्चों सह संयोजक बंध। एक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सह संयोजक बंध। सह संयोजक का क्या मतलब है, सह का मतलब होता है साथ साथ, संयोजक का मतलब होता है संयोग, यानी कि दो बंदों के संयोग से जुड़े हुए, दो बंदों की हेल्प से, एक दूसरे के सहयोग से बना बॉन्ड कहलाता है सहसंयोजक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को प्रकट करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का। ठीक है, क्या कहते हैं, क्या कहा मैंने, इस सहसंयोजक बॉन्ड को दिखाने के लिए, यानी कि इस जो साझे का जो बॉन्ड है इसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का, जिसमें हम दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिखाएंगे, जिसमें एक को हम डॉट से दिखा देते हैं और दूसरे को क्रॉस से दिखा देते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं कुछ परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो आइए आप समझते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोजन से। बच्चों आपने देखा होगा हाइड्रोजन अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो आप हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखते हैं H2, इसी तरीके से लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर आपसे कहा जाए तो आप लिखते हैं O2, नाइट्रोजन कहा जाए तो आप लिखते हैं N2। तो आइए आज समझते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं H2 से। आइए देखते हैं H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो H2 हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो इसके पास एक ही कक्षक होगा, एक ही सेल होगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से जो इसका दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैंने पहले वाले हाइड्रोजन को यहाँ दिखा दिया, दूसरे वाले हाइड्रोजन के लिए इधर H लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं और दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। एक को डॉट से दिखा दिया, दूसरे को क्रॉस से दिखा दिया। अब होगा क्या, हाइड्रोजन के नियर बाई यानी कि हाइड्रोजन के पास में भैया बाहर जो हाइड्रोजन के समीप की जो एक उत्कृष्ट गैस है वो है बच्चों हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही उपकोष होता है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं और इसके पहले ही उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए एक उत्कृष्ट गैस है। तो अब हाइड्रोजन हीलियम बनना चाहेगा, यानी हाइड्रोजन चाहेगा कि उसके भाईतम कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसा करने के लिए क्या करेगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सेम एज इट इज दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। तो इस तरीके से जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच होती है तो वहाँ पर बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। और इस बंध का अगर मैं आपसे नेचर पूछूं तो ये कैसा बंध होगा, तो ये होगा सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध। ठीक है, इस तरीके से हम, इसीलिए हम कभी भी हाइड्रोजन को सिंगल नहीं लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अकेले एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो H2 हो गया तो अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आइए अब देखते हैं ऑक्सीजन को, O2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 8, भाईतम कोष में आते हैं 2,6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दो ही हो सकते हैं, 2 हैं, कंप्लीट है। दूसरी भाईतम कक्षा है और दूसरी में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इसके पास 6 है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी 2,6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हम एक ऑक्सीजन इधर लिख लेते हैं, दूसरा इधर लिख लेते हैं। पहले के 6 इलेक्ट्रॉन में डॉट से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हमने क्रॉस से दिखा दिया इस तरीके से।
ठीक है। अब होगा क्या, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए पहला वाला ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सेम एज इट इज दूसरे वाला पहले वाले के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी, यानी कि कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो डबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, द्वि बंध बनेगा। यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था एकल बंध। ठीक है जी, एकल बंध द्वि बंध। आइए अब समझते हैं N2 के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर हम समझे तो बच्चों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5। ठीक है, यानी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे, 5 आएंगे। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो ये क्या करेगा, एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो हमने डॉट से दिखा दिए और इसके 5 इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से दिखा दिए। इस तरीके से होगा क्या, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, पहला वाला नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सेम एज इट इज दूसरा वाला पहले वाले के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार होगा क्या, इस प्रकार होगा कुछ इस तरीके से, यानी कि नाइट्रोजन ने दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, यानी कुल मिलाकर के 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो इस तरीके से जो बंध बनेगा, इस प्रकार उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं त्रिबंध। त्रिबंध। आइए अब देखते हैं कुछ और ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे बात करें अगर हम, ये तो थे सिंगल डिजिट वाले, यानी कि जब परमाणु सेम होता है, जैसे N2O2 H2। अब अगर मैं आपसे बात करूं CO2 के बारे में, तो आइए CO2 में देखते हैं। 2 परमाणु अलग अलग हैं, एक कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है 2,4, दूसरा ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है 2,6। अब ध्यान देना, एक कार्बन है और उसके साथ में 2 ऑक्सीजन है, तो बीच में रख दिया कार्बन, इधर ऑक्सीजन लिख दी, इधर ऑक्सीजन लिख देते हैं। ठीक है, अब या तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको क्रॉस से दिखा लीजिए, कार्बन के डॉट से दिखा लीजिए। अगर ध्यान रखना, अगर इसको क्रॉस से दिखा रहे हो तो सेकंड वाले ऑक्सीजन के भी क्रॉस से ही दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सेम एज इट इज इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 3 4 5 और 6। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। होगा क्या, बॉन्डिंग बनेगी। बॉन्डिंग कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए, 2। तो क्या करेगा, कार्बन के 2 ले लेगा। सेम एज इट इज ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, कार्बन के 2 ले लेगा। अब कार्बन के पास 4 थे, 4 और चाहिए बाह्यतम कोश कंप्लीट करने के लिए, तो क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन दूसरे वाले से लेगा और 2 पहले वाले ऑक्सीजन से लेगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया दूसरे ऑक्सीजन के साथ और कार्बन ने डबल बॉन्ड ही बनाया पहले ऑक्सीजन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर बनती है CO2 की, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये था आज का बेसिक लेक्चर, जिसमें आज हमने पढ़ा कार्बन के बारे में, कार्बन का इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बन में आबंधन, किस तरीके से कार्बन बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों, या तो उसको वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। ना तो वो 4 माइनस बना सकता है, ना भी 4 वो प्लस आयन बना सकता है। इसीलिए कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है और सहसंयोजक बंध बनाता है। किस तरीके से साझेदारी करता है वो मैंने उसका एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया। इस सहसंयोजक बंध को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे समावयवियों के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे IUPAC सीरीज़ के बारे में, IUPAC नेमिंग के बारे में। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।